कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है। जैसे कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। तो बात जो है, जो डार्क रिएक्शन है इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें क्या किया जाता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और इसी से फूड क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। इसीलिए इस फेज़ को हम बायोसिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं। ये जो बायोसिंथेटिक फेज़ है, मतलब जो रिएक्शन होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन हमेशा किस में कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। देखिए जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में जो कैल्विन साइकिल है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ठीक है। और जो इसके पहले हम लोग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख चुके हैं, जिसमें एसिमिलेटरी पावर बनती है। तो उसी एसिमिलेटरी पावर का यूज़ जो है डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है। तो जो मतलब इनडायरेक्टली रूप से इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली लाइट का यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्टली लाइट का यूज़ करते हैं मतलब कि इसके पहले जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो चुकी थी, तो उसमें क्या बना था, ATP बना था एंड नेक्स्ट हमारा NADPH रिड्यूस कोएंजाइम बना था। तो इसी का यूज़ किस में होता है, हमारी डार्क रिएक्शन में होता है। तो हमारी जो कैल्विन साइकिल है वो कंप्लीट होती है स्ट्रोमा में। ये जो कैल्विन साइकिल है, इस रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फिर ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसे C3 पाथवे भी कहा जाता है। कैल्विन साइकिल है जिसे 1946 में जो हमारे साइंटिस्ट है कैल्विन एंड बेंसन, इन्होंने इस साइकिल पर स्टडी की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो कैल्विन जो साइकिल कंप्लीट होती है ना, तो इस कैल्विन साइकिल में स्पेशली क्या होता है कि लाइट रिएक्शन, जो भी लाइट रिएक्शन का जो अंतिम उत्पाद का जो उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में किया जाता है। हालांकि इस क्रिया के लिए किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जो इसके पहले फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हो चुकी थी, मतलब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन हो चुकी थी, तो एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो डार्क रिएक्शन होती है उसे ज़रूरत होती है एसिमिलेटरी पावर की, जो उन्हें मिलती है लाइट रिएक्शन से। जैसे कि एसिमिलेटरी पावर होते हैं हमारे ATP एंड NADPH प्लस H+। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है, जो कैल्विन एंड बेंसन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस साइकिल पे, ठीक है, डार्क रिएक्शन पे। तो हम उसे देखेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा हुआ है रेडियो ट्रेसर टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन। उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था एज अ डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो कैल्विन एवं जो हमारे बेंसन साइंटिस्ट है, इन्होंने 1957 में एक यूनिसेलुलर क्लोरेला जो एल्गी का नाम है वो क्लोरेला है, पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। इस एल्गी में हायर प्लांट के समान क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो इंटरमीडिएट की पहचान के लिए रेडियो ट्रेसर टेक्निक या फिर क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ किया। क्लोरेला सस्पेंशन को कार्बन डाइऑक्साइड 14 की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करने दिया। कुछ ही सेकंड पश्चात कोशिकाओं को किल कर उपयुक्त एक्सट्रैक्ट का निर्माण किया। एक्सट्रैक्ट की क्रोमेटोग्राफी से अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हुए, जिन्हें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषित किया गया, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। ठीक है। देन ऑटोग्राफी के अंतर्गत एक अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म को क्रोमेटोग्राफी में डार्क कंडीशन में रखा गया। देन कुछ दिनों पश्चात
डेवलप किया गया जो हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड के अनुसार फिल्म में क्या बनने लगते हैं, काले धब्बे बनने लगते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, फिल्म में काले धब्बे विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार इस मेथड द्वारा इन रेडियो एक्टिव कंपाउंड की पहचान की गई। केल्विन ने पाया कि क्लोरेला के कार्बन डाइऑक्साइड 14 के प्रति 5 मिनट में एक्सोस पर 14 कार्बन मुख्य रूप से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में पाया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं 3PGA। ठीक है, इसीलिए क्या कहा मैंने कि केल्विन ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पाया कि जो क्लोरेला के जो कार्बन डाइऑक्साइड है 14 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति 5 मिनट में एक्सपोज किया। तो एक्सपोज पर क्या देखा उन्होंने, 14 कार्बन मुख्यतः 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में पाया गया। मतलब इस कंडीशन में इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो पाया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं 3PGA। देखिए जैसे कि स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है वो कितनी है, 14 कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको पर्टिकुलर प्रोवाइड की गई है। और इस प्रकार एक्सपेरिमेंट दिया था हमारे केल्विन एंड पेंसन ने। ठीक है, जिससे उन्हें प्रथम स्थायी उत्पाद मिला था PGA, जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहीं से साइकिल अब कंप्लीट होगी। जैसे कि हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन के बारे में यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट का यूज़ नहीं होता है। हालांकि ये रिएक्शन भी कैसी है, इनडायरेक्ट लाइट पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट रिएक्शन है ना, उसी में क्या बनाता है, एसिमिलेटरी पावर बनता है, क्यों, है ना। तो जो एसिमिलेटरी पावर कौन कौन सा है, ATP एंड NADPH। ये क्या हमारा एसिमिलेटरी पावर है। जैसे हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में देखा था कि पर्टिकुलर एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी एसिमिलेटरी पावर के रूप में सनलाइट क्या होती है, स्टोर होती है। जो भी सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की थी, अब वो क्या करेंगे, जो एसिमिलेटरी पावर के रूप में स्टोर है, तो इस रिएक्शन में या फिर इस प्रोसेस में इसी एसिमिलेटरी पावर का यूज़ करते हैं। इसमें डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ नहीं होता है। तो कुछ ऐसा होगा कि एसिमिलेटरी जो भी यूज़ होगा वो किससे होगा, एसिमिलेटरी पावर से होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे NADPH जो क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा ATP है किसका काम करता है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अब बात आती है इस पूरी प्रोसेस का जो एम है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो केल्विन साइकिल है किसमें कंप्लीट हो रही है, स्ट्रोमा में कंप्लीट हो रही है। ये लाइट रिएक्शन है, ठीक है, और ये हमारी डार्क रिएक्शन है, ये कंप्लीट हो रही है हमारे स्ट्रोमा में। जैसे आप देख सकते हो कि लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं इसमें क्या क्या बनता है, एक ATP बनता है और एक क्या बनता है हमारा NADPH जो रिड्यूसिंग एंजाइम है। जो केल्विन साइकिल है इसका मेन एम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है, किसमें, ग्लूकोज में। इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, हमारे ग्लूकोज में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसमें होता है, केल्विन साइकिल के द्वारा होता है। इसीलिए केल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है, C3 साइकिल कहते हैं। एसिमिलेटरी पावर कौन कौन से, ये हमारी केल्विन साइकिल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हम इसे देखेंगे कि पर्टिकुलर केल्विन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप्स कैसे इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम डार्क रिएक्शन की और बात करें कि डार्क रिएक्शन क्या है, ये जो डार्क रिएक्शन है, स्टडी से यह भी पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हेक्सोस मॉलिक्यूल में रिड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन की इस मेथड को समझने के लिए
मेल्विन कैल्विन द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा बहुत अधिक कार्य किए गए और कम से कम उन्होंने 50 दशकों तक अनेक एक्सपेरिमेंट किए और इसी क्रिया के इंटरमीडिएट कंपाउंड का पता लगाया तथा कैल्विन साइकिल उन्होंने बनाई। यह महत्वपूर्ण जो कार्य है 1961 में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ किया गया। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं कैल्विन साइकिल, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कैल्विन साइकिल का जो मेन एम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है कैसी है, रिडक्शन की प्रोसेस है और कहाँ होती है, इस डार्क कंडीशन में होती है। मतलब इसकी रिएक्शन के लिए, इसकी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें जो किसका यूज़ किया था, 14 कार्बन परमाणु का यूज़ किया गया था, तो जिससे एक स्टेबल प्रोडक्ट मिला था जिसका नाम क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है, इस क्रिया को एम कैल्विन ने स्थापित किया गया था और इस साइकिल को क्या कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं।